नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की 3 दिवसीय नाट्य समारोह के अंतर्गत द्वितीय संध्या में आज प्रतिभागी नाट्य संस्था श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की ओर से आपके समक्ष द सेडिक्शन नाटक का मंचन अभी कुछ ही क्षणों में प्रारंभ किया जाएगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के 47वें मीटिंग में स्वीकृत वित्तीय सहयोग से आयोजित आकांक्षा की ये द्वितीय प्रस्तुति है। तृतीय प्रस्तुति के रूप में जेपी सिंह जयवर्धन के नाट्य रचना छोड़ो कल की बातें ये आपके सामने अंतिम संध्या यानी तृतीय दिवस में आपके समक्ष मंचित होगा। उसके नाट्य निर्देशक हैं अनुपम बेसारिया। इससे पहले कि हम भारतीय परंपरा के अनुसार जब किसी कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हम दीप प्रज्वलित कराते हैं और हमारे समक्ष उपस्थित हैं पद्मश्री डॉक्टर अनिल रस्तोगी, जिनके नाम से, जिनके काम से और जिनके रंगमंच के जुड़ाव और फिल्मों से काफ़ी गहरा ताल्लुक़ है। मैं उनको बुलाऊंगा मंच पर, लेकिन आज वो अकेले नहीं आएंगे बल्कि अपनी मैडम सुधा जी को साथ में लेकर आएंगे दीप प्रज्वलित कराने। और इसी के साथ मैं श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की संस्थापिका अध्यक्ष अचला बोस जी को और आकांक्षा थिएटर आर्ट्स के चेयरमैन श्री BN ओझा साहब से ये विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर उन्हें ससम्मान लाकर दीप प्रज्वलन की कार्रवाई प्रारंभ करवाएं। दीप प्रज्वलन की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और डॉक्टर साहब के शुभ हाथों से दीप प्रज्वलित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए उनका। मैं श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की संस्थापिका अध्यक्षा जी से यह अनुरोध करूंगा और BN ओझा साहब से यह अनुरोध करूंगा कि वो मंच के मध्य में लाकर डॉक्टर साहब को सम्मानित कराने की कृपा करें। मैं डॉक्टर साहब से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर डाइस पर आकर कलाकारों को आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। मानव सेवा कल्याण समिति के अध्यक्ष माननीय ओझा जी, अचला जी, प्रभात, मेरे तमाम साथी यहाँ बैठे हैं, राजा भाई, संगम, अजय, जिनको भी मैंने देखा है, अनुपम, और मैं टाइम पे नाम भूल जाता हूँ, थोड़ी बीमारी हो गई, माफ़ी चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है कि प्रभात बोस रेगुलरली ये हर साल ये एक नाट्य समारोह करते रहे हैं और ये कॉन्टिन्यूटी मैंने इन्हीं की संस्था में देखी है। मैं जानता हूँ नाटक करना दोस्तों कितना मुश्किल होता है,
संसाधन बहुत से जुटाने पड़ते हैं, पैसे बहुत से जुटाने पड़ते हैं। तो आज के समय में नाटक कर पाना बहुत दुष्कर हो रहा है। ख़ास करके आप लोगों को मालूम होगा कि इस समय ऑडिटोरिया की बहुत कमी हो गई है। जबकि एक समय हमें बड़ा फख्र होता था कहते हुए कि लखनऊ में सबसे ज़्यादा प्रेक्षागृह हैं। कानपुर जैसे बड़े शहर में, जो कि हमसे बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल शहर है, कैन यू बिलीव वहाँ पर एक ऐसा ऑडिटोरियम नहीं जहाँ पर नाटक किया जा सके। लेकिन हमें बड़ा फख्र है कि लखनऊ में रहे हैं। पहले रविंद्रालय हुआ करता था, मिनी रविंद्रालय हुआ करता था, उसके बाद में संत गाडगे जी महाराज प्रेक्षागृह आया, उसके साथ नीचे वाल्मीकि प्रेक्षागृह आया, ये गौतम बुद्ध संस्थान आया। तो इस तरीके से यहाँ पर भारतीय नाट्य अकादमी में 2 प्रेक्षागृह हैं। राज बिसारिया साहब के नाम पे जो प्रेक्षागृह है, थ्रस्ट थिएटर, वो है। VM शाह थे प्रेक्षागृह है। लेकिन आयरनी ये है थिएटर वालों की कि आज इस समय सिवाय इस प्रेक्षागृह को छोड़ करके, जिसमें तमाम सुविधाएं इन लोगों को खुद जुटानी पड़ती है, कोई प्रेक्षागृह उपलब्ध नहीं है। अभी कल हम लोगों ने, संगम भाई ने, गोपाल जी ने और हमारे तमाम साथियों ने, राजीव रंजन ने हम लोगों से वहाँ पर मुलाकात की थी और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो गाडगे जी का प्रेक्षागृह है वो और वाल्मीकि प्रेक्षागृह शुरू किया जा सके। तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ जो लोग नाटक कर रहे हैं किन परिस्थितियों में कर रहे हैं। मैं भी एक नाटक कर रहा हूँ, 7 जून को मेरा नाटक है। कला मंडपम में करना पड़ा, जहाँ पर यहाँ की तरह कोई लाइट और साउंड की व्यवस्था नहीं है। तो सारा पैसा जो है आपका लाइट साउंड की व्यवस्था करने में, महंगे महंगे किराए में चला जाता है। उमानाथ बली प्रेक्षागृह हमारा इतना अच्छा प्रेक्षागृह था और जब से उसका रिनोवेशन हुआ है तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि रिनोवेशन से चीज़ अच्छी होगी, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि रिनोवेशन से चीज़ खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। हम लोग जितना अच्छा हम लोग इस्तेमाल करते थे उमानाथ बली प्रेक्षागृह को, आप लोगों में से बहुतों ने वहाँ पर नाटक देखे होंगे, रेगुलर नाटक देखे होंगे। हमारी सारी संस्थाएं जितनी लखनऊ की हैं सारे वहाँ नाटक करती थी। उसके बाद 3 साल के लिए, 4 साल के लिए वो बंद हो गया। 5, 6, 7 करोड़ रुपया खर्च हुआ और उसके बाद जो प्रेक्षागृह जो शुरू हुआ है, 3,500 रुपये का किराया 15,000 रुपये हो गया है और फैसिलिटीज जो वहाँ पर थी उसके नाम पे 0 हो गई। तो ये जो नीतियाँ हैं, हम चाहेंगे आप लोगों का भी सपोर्ट, कि आप लोग भी इसको सपोर्ट करिए। जो लोग अखबारों से जुड़े हुए हैं, हमारे अखबार के मित्र हैं, इसको लिखें। जो लोग सरकार के नज़दीक हैं, सरकार से आवाज़ उठाएं ताकि ये चीज़ें जो हैं, ये व्यवस्थाएं यहाँ पर उपलब्ध हो सकें। मैं जानता हूँ कि प्रभात को भी यहाँ पर जो करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वाल्मीकि प्रेक्षागृह में करते रहे हैं, गाडगे प्रेक्षागृह में करते रहे हैं, चूँकि वहाँ उपलब्ध नहीं थे तो इनको यहाँ करना पड़ रहा है, जहाँ पर भी सारी माइक की सुविधाएं, साउंड की सुविधाएं, लाइट की सुविधाएं इनको स्वयं से उपलब्ध करानी पड़ती हैं, जो कि काफ़ी खर्चीली होती है। खैर एनीवे, ये कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। इनका 3 दिन का फेस्टिवल, कल इन्होंने नाटक किया, कल फिर नाटक है, आज नाटक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आप दर्शकों को बधाई, जो कि क्योंकि कोई भी नाटक जो है बिना दर्शकों के सफल नहीं होता। तो हम तो दर्शकों को, हम सभी थिएटर वाले दर्शकों को देवता मानते हैं। आप लोग हमारे समक्ष देवता सदस्य हैं। आप लोग इसी तरीके से नाटक देखने आइए, कलाकारों का मनोबल बढ़ाइए, यही मैं शुभकामना देता हूँ। और मुझे इन्होंने यहाँ पर बुलाया उस मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। आज का नाटक द सेडिक्शन, लेखक एंटोन चेखव और नाट्य निर्देशक तुषार वाजपेयी शुभम। तो लीजिए, अधिक समय न लेते हुए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली के 47वें मीटिंग के अंतर्गत स्वीकृत वित्तीय सहयोग से आयोजित आकांक्षा थिएटर आर्ट्स की द्वितीय संध्या में श्रद्धा मानव सेवा कल्याण समिति की ओर से आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा द सेडिक्शन। पीटर सिमन्स
हल्का दूसरों की बीवियों को फुसलाने, बहकाने वाला मर्द मैंने आज तक नहीं देखा। हर तरह की औरतों को जीतने में उसे कामयाबी हासिल की, लेकिन ऐसी औरतें उसके लिए खास चुनौती थी जो बहुत खूबसूरत हो और जिनकी शादी बहुत ही अमीर, मशहूर और प्रभावशाली मर्दों से हुआ। खैर, उसकी तारीफ में मेरा कुछ भी कहना नाकाफी होगा, इसलिए बेहतर होगा आप उसकी कहानी उसी की जुबानी सुनें। सच कहूं तो दूसरों की बीवियों को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाला मुझसे बढ़कर मैंने आज तक नहीं देखा। आई एम सेइंग दिस नॉट टू बोस्ट, बट बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स। आप सब में से जो भी मर्द इस दिलचस्प लेकिन कभी कभी खतरनाक खेल को खेलना चाहते हैं, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पेन और पेपर लेके बैठे और अच्छी तरह नोट करें, क्योंकि आज मैं उन्हें अपने सारे तरीके यानी कि मेथड्स बताने जा रहा हूं। हाँ, अगर लेडीज भी चाहें तो अपने बचाव के लिए नोट कर सकती है, लेकिन अगर मैंने उन्हें अपने शिकार के लिए चुन लिया तो यकीन मानिए सारे नोट्स धरे के धरे रह जाएंगे, बिकॉज आई हैव गॉट एम्पल ऑफ टेक्निक्स दैट नेवर फेल। वेल, इस गेम में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें, नंबर 1 पेशेंस, नंबर 2 पेशेंस एंड नंबर 3 पेशेंस। जिन लोगों में पेशेंस का मादा नहीं है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज कोई और खेल सीखे, मतलब क्रिकेट सीखे, बास्केटबॉल सीखे, गर्मियां बहुत है, स्विमिंग सीखे। औरतों को इंप्रेस करना उनके बस की बात नहीं। देखिए, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। चलिए, किसी भी वाइफ को इंप्रेस करने के लिए यह जरूरी है कि आप जितना हो सके उससे दूर रहें, मतलब उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही मत दीजिए। ऐसा जाहिर कीजिए कि आपके लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम लोग उस तक पहुंचेंगे उसके पति के रास्ते से। अभी कुछ ही देर में आपको मेरा प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा। एक्चुअली इस हफ्ते में बहुत गहरे इश्क में मुब्तला, पागलों की तरह। अभी थोड़ी देर में वो अपने हस्बैंड के साथ इसी पार्क से टहलती हुई गुजरी। ये सोचकर ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है। मेरे शरीर का रोम रोम चीख कर कहता है कि आगे बढ़ो और उसे अपने सीने से लगा। लेकिन देखिएगा कि प्रोफेशनल क्या क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे बर्फ का एक गोला। वो आ रही है, मेरे दिल की मल्लिका अपने चिड़ी के गुलाम के साथ। पीटर, what a pleasant surprise, man. निक्की, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देखकर। क्यों? कैसे हो तुम? You're looking handsome, man. But you, Peter, you look stunning as always. Excuse me, क्या तुम मेरी वाइफ से मिले हो? आइरीना, मिले हो? बिश्नोई से घर पार्टी पे तुम डिनर पे इनके साथ ही बैठे थे, और इस जादूगर ने तुमसे क्या बातें की मुझे नहीं पता, लेकिन आगे के लिए वार्न कर दूं कि आदमी एक नंबर का बदमाश, बदनाम, कुवारा और फेंसिंग का उस्ताद। फिलहाल पीटर, तुम्हारी तारीफ में इतना ही बोल सकता हूँ। ओह कम ऑन निकी, तुम तो हमेशा बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हो। मैडम, आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। सो पीटर, हम लोग टहलने के लिए निकले थे। अगर मन हो और कोई काम ना हो तो जॉइन अस। बात है क्यों, लेकिन फिलहाल मैं इस जगह से हिल भी नहीं सकता। क्यों? दरअसल मेरी जिंदगी में किसी खास इंसान का आना हुआ, लेकिन मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक कि मैं उसे देख नहीं लेता। उसका फूल सा चेहरा देखकर ही मुझ में सांसें रहती हैं। कमाल है, कमाल है बेटा, तुम सच में कमाल करते हो। तो कैसी है? खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत ज्यादा खूबसूरत। उसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इस दुनिया से नहीं, किसी और दुनिया से आई। तो प्रॉब्लम क्या है? वही जो हमेशा होता है, उसका हस्बैंड। तो लगता है इस बार बहुत मायूसी हाथ लगेगी। मायूसी और तुम्हें सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं शर्त लगा सकता हूँ किसी के भी साथ, और तुमको पता है मैं शर्त तभी लगाता हूँ जब मुझे पता होता है कि मैं जीतूंगा। सो पीटर, अब हम चलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, और लगे रहो, लगे रहो।
एंड पीटर, मैडम बहुत बढ़िया रहा, है ना? सच कहूं तो किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर अपने आप इज्जत से झुक जाता है। आप लोगों ने नोट किया कि ना तो हमारी एक बार भी ठीक से नजरें मिली, ना हमने कोई बातचीत की, लेकिन फिर भी उसे मेरे बारे में कितनी इंफॉर्मेशन मिल गई। नंबर 1, मैं एक मशहूर कुमारा हूं। नंबर 2, मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूं। ऐसी बातों से रोमांटिक औरतों को बड़ी गुदगुदी होती है। नंबर 3, मैं फेंसिंग का उस्ताद, उसके आलसी पति के कंपैरिजन में काफी बेटर। नंबर 4, ये सबसे अहम बात है कि औरतों के मामले में और बहुत खतरनाक है। सच कहूं तो इस वक्त उसके दिल में मेरे लिए नफरत ही नफरत है। वजह नंबर 1, क्योंकि मैं गिरा हुआ गंदा आदमी। वजह नंबर 2, मैं अपने जज्बातों को बयां करने के मामले में बेशर्मी की हद तक बेवा। और वजह नंबर 3, मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं, किसी और में। देखिए, अगर अपनी तारीफ में कुछ आगे बढ़ गया हूं तो मुझे माफ कीजिए, लेकिन ये बताइए, ये सब कुछ आप लोग ठीक से नोट कर रहे हैं ना? क्योंकि अब यहीं से रास्ते में नए और नाजुक मोड़ आना शुरू हो। हाँ, अब अगला कदम है हिप्नोटिज्म, यानी सम्मोहन। सम्मोहन आंखों का नहीं, बल्कि जबान का। जबान के जहर, जैसे कोई सांप अपने शिकार की तरफ बढ़ता है। तो गौर कीजिएगा कैसे उसके हस्बैंड से मेरी क्लब में अचानक मुलाकात हो जाती है। चलिए उधर चलिए। सर, ये पानी की बोतल आपका है। पीटर, क्या बात? ओ हाय निकी। हाय, क्या बात है? बड़े मुरझाए मुरझाए से लगे। लगता है तुम्हारा मामला ठीक नहीं चल रहा। क्या इतना जाहिर हो गया मेरा चेहरा? ओह निकी, निकी मैं बर्बाद हो गया। उसकी सूरत तक देखने को तरस गया। लास्ट टाइम से तभी देखा था जब तुमसे और तुम्हारी वाइफ से मुलाकात हुई। उसके बाद ना तो ठीक से खाना नसीब हुआ है और ना ही नींद। ओह निकी, निकी मैं क्यों ऐसी औरतों के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूं जो मुझे कभी नहीं मिलेंगी और जिन्हें मैं भी अपना नहीं कह सकता। ओह, सचमुच तुम्हें देखकर बहुत जलन होती है निकी। चले, मेरे पास ऐसा क्या है जिससे तुम्हें जलन होती है? हैप्पी मैरिड लाइफ, मधुर विवाहित जीवन। तुम बहुत लकी हो, तुम्हारी जैसी बीवी किसी किसी को मिलती है, सर्वगुण संपन्न। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? देखिए, तुम्हारी वाइफ बहुत ही मॉडेस्ट, डिसेंट, ग्रेसफुल और वेल कल्चर्ड है। और सबसे बढ़कर वो अंदाज जिससे वो तुम्हारी तरफ देखती है। ओह काश, काश जिंदगी में कोई मुझे भी इस तरह से देखे जैसे वो तुम्हें देखती है। अपनेपन, प्यार
और रिस्पेक्ट के साथ। अच्छा, तुम्हारे शरीर में तो बिजली से दौड़ जाती होगी, है ना? बिजली? हाँ। बिजली नहीं। तो फिर झुरझुरी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी तरफ देखे तो तुम्हारे शरीर में हल्की सी झुरझुरी ना उठती हो। हाँ, उठती है, झुरझुरी उठती है। मैं दिन भर झुरझुराता रहता हूँ, है ना? She is an ideal wife and a perfect woman. मेरे जैसा बदकिस्मत आदमी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर तुमसे बात कह रहा है ना तो विश्वास करना। हो सकता है किस्मत तुम पर भी मेहरबान हो जाए। शायद, बस इसी उम्मीद में तो दिल काट रहा हूं। वो नजीरा तो फिजूल लगता है। कभी कभी दिल करता है निकी के गले में रस्सी बांध कर। उठो 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 पीटर, पीटर उठो, आराम से आराम से। रिलैक्स। सॉरी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। मैं चलता हूँ। वो एक्चुअली डॉक्टर मेरा इंतजार कर रहा है। डॉक्टर? हाँ। क्योंकि बीमारी होगी? नहीं, बस ऐसे ही डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह वगैरह। मैं चलता हूँ। अपनी वाइफ को मेरी तरफ से हेलो कहना। हाँ हाँ, एक जरूरी बात। देखो, अभी मैंने तुमसे जो भी बातें बताई हैं, प्लीज अपनी वाइफ को मत बताना। क्यों? कहीं वो भी मेरी बातें सुनकर दुखी ना हो जाए। समझ लो ना? समझ लो। प्रॉमिस कि तुम मुझसे मेरे बारे में कोई बात नहीं करोगे। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। समझ लो ना? काश मेरी फीलिंग्स भी कोई समझ सके। मुझे पता है कौन समझेगा, वो समझेगा। लेकिन अब ये देखना है कि कब समझेगी और कब मेरी बाहों में। लेकिन अभी बहुत कुछ करना है ना, मुझे नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब ये सारे काम मेरे दोस्त मिस्टर निकी करेंगे। तो जरा गौर कीजिएगा कि कैसे मेरी मुलाकात निकी से हो जाती है। ओ हाँ, आज अचानक क्लब में पीटर से मुलाकात हुई। कौन? पीटर? एक हफ्ता पहले पार्क में मिले थे। हैंडसम मिस्टर कुवारा, याद नहीं? बस इतना याद है कि बहुत ही गंदा और घटिया आदमी था वो। नहीं, ये जान लोगे वो तुम्हारे बारे में क्या सोचता है तो ऐसे बोलोगे नहीं। अरे वो घटिया आदमी मेरे बारे में क्या सोचता है ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कितनी अच्छी बातें कही। बहुत ज्यादा इंप्रेस है तुमसे, तुम्हारी मॉडेस्टी से, तुम्हारी डिसेंसी से। और उसको लगता है ना कि तुम किसी को भी अनकंडीशनली प्यार कर सकते। और भी बहुत तारीफें की उसकी, जैसे तुम्हारी ये आदमी और जिस अंदाज से तुम मुझे देखती हो। और भी बहुत तारीफें की, इनफैक्ट लगातार बोलता ही रहा। और क्या क्या कह रहा था वो? और क्या क्या कह रहा था वो? कौन? पीटर? हाँ, जो भी नाम है उस घटिया आदमी का। और क्या क्या कह रहा था वो? यही सब जो तुम्हें बता दिया। लेकिन तुमने तो कहा वो लगातार कहता ही रहा। हाँ वो तो है। मगर तुम तो चुप हो गए। या तो तुम भी लगातार कहते ही रहो या चुपचाप जाकर सो जाओ। ओके। वो कह रहा था कि उसे मुझसे बहुत जलन होती है। क्यों भला? कि काश उसको भी कोई उस नजर से देखे जिस नजर से तुम मुझे देखती हो। मगर उसको कैसे पता कि मैं तुम्हें किस नजर से देखती हूँ? उस दिन पार्क में हो सकता है कि उसकी नजरें तुम पर हो जब तुम्हारी नजरें मुझको देख रही थी, और जिसकी वजह से मेरी बॉडी में झुरझुरी दौड़ गई थी। झुरझुरी? हाँ। और मेरी नजरों से? हाँ। लेकिन तुम्हारी नजरें तो उस पर थी और उसकी नजरें तुम पर। फिर ये वो कैसे देख सकता है कि मेरी नजरें उस पर हैं? जबकि असल बात तो ये है कि मेरी नजरें फूलों पर थी, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि वो घटिया आदमी जानबूझकर अपनी नजरें मुझ पर से हटा रहा है।
मैं कंफ्यूज हो गया हूं। मैं बहरहाल बात असल में इतनी सी है कि तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस है और मुझे लगा तुम्हें सुन के अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे सुनकर कुछ भी अच्छा नहीं लगा और बेहतर यही होगा कि आइंदा से मुझे ये सारी बातें ना बताई जाए। ठीक है। अच्छा सुनो ना, फिर कब मिल रहे हो तुम मुझसे? लंच लंच हाँ तो लंच पर कम से कम मेरे बारे में कोई बात ना की जाए, कह देना उससे। ठीक है। अच्छा सुनो ना, डिनर पे मुझे बताना कि क्या क्या बात हुई। ओके बाय। गुड नाइट माय लव। तो देखा आपने, कभी कभी अपना टैलेंट देख के ना मैं खुद हैरान होता हूं। उसके दिल में न सिर्फ मेरे लिए दिलचस्पी पैदा हो गई है, बल्कि मेरा नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़ाने लगा है। जबकि अभी 2 मिनट पहले ही मैं उसकी नजर में एक गंदा और घटिया आदमी था। लेकिन कमाल की बात यह है कि इन सारी उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम में खुशबूदार पानी के टब में लेकर आराम करता। अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, बहुत फ्रूटफुल था। बस यही कि मेडिसिन लेते रहो और थेरेपी सेशंस अटेंड करते रहो। अगर बुरा ना लगे तो एक बात करूं, मुझे लग रहा है उस औरत के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ज्यादा ही सोच रहा हूँ? क्या ज्यादा सोच रहा हूँ निकी? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसे भुलाने की, लेकिन न जाने कि उस सुबह शाम दिन रात बस उसी का चेहरा मेरे सामने रहता। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की है, लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे। ये देख लो मुझे क्या हो रहा है, एंजाइटी के अटैक पड़ रहे हैं मुझे। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ निकी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। ओके फाइन। चलो फिर मुलाकात होती है। ओ हाँ हाँ? अरे सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताने को, तुम नोबोकोव को जानते हो? नहीं। नोबोकोव बहुत फेमस आर्टिस्ट। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो एक ऐसी औरत की पेंटिंग बनाना चाहते हैं जिसकी खूबसूरती शब्दों में बयान की जा सके। हाँ, जिसे देखकर लगे कि जैसे वो इस दुनिया से नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आई, डिवाइनली क्राफ्टेड, एंजेलिकली ब्यूटीफुल। तो मैंने फौरन कहा कि हाँ मैं तो ऐसी लेडी को जानता हूँ, बस उससे बात करने की मुझ में हिम्मत। तुम क्यों नहीं बात करते अपनी वाइफ से? किस बारे में? पेंटिंग का मॉडल बनने के लिए। भाई उनकी डिवाइन ब्यूटी पेंटिंग के जरिए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। देखिए, ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत चीज को अगर हम इस पूरी दुनिया तक नहीं ले जा पाए तो ये हमारे लिए कितने शर्म की बात होगी। शर्म की बात होगी। हाँ हाँ ये तो है। है ना? हाँ तो तुम बात करके देखो अपनी वाइफ से। हाँ हाँ जरूर करता हूँ बात। चल अब मैं चलता हूँ। ओके चल बाय। निकी, 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 अब ये बताओ ना कि उसने और क्या क्या कहा। मतलब जो तुमने अभी
बात बताई वो तो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब बकवास बातें हैं। पर फिर भी उसने कहा किस तरीके से था? मेरा मतलब क्या उसने एग्जैक्टली एंजेलिकली ब्यूटीफुल बोला था? एग्जैक्टली यही बोला था। और ये भी कि ईश्वर की बनाई सबसे खूबसूरत चीज को अगर पूरी दुनिया के सामने पेश ना किया जाए तो हमारे लिए कितने शर्म की बात होगी। कुछ ज्यादा नहीं बह जाता वो अपनी आवाज सुनकर? अच्छा सुनो ना, उसने और कुछ तो नहीं कहा था? बस इतना ही कहा था? कहा था डिवाइनली क्राफ्टेड। डिवाइनली क्राफ्टेड कई बार कहा उसने। कई बार? कई बार। कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार, टोटल कितनी बार? सॉरी, ये याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगली बार से ना नोट कर लेना, ठीक है? क्या आपने मुझे उसके नजदीक देखा? हाँ? क्या हमने कोई बातचीत की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अपने पति के मुंह से निकले मेरे एक एक लफ्ज पर उसके कान लगे रहते हैं। कमाल की बात है ना? बस 2 से 3 हफ्ते तक यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते रहिए और देखिए वो धीरे धीरे आप तक खुद ब खुद आ जाएगी। दिमाग पता नहीं कहां भटक रहा होता। मुझे लगता है ना कि शायद उसी औरत के बारे में सोचता रहता है। औरत? कौन सी औरत? नाम बताया उसने कुछ? ना, बिल्कुल नहीं। इस मामले में बहुत पक्का है। मरते मर जाएगा लेकिन उसको बदनाम नहीं होने देगा। इसीलिए दिन भर उस औरत की जगह वो तुम्हारी बातें करता रहता है। एकदम भोंदू है बेचारा। सच बताऊं तो मुझे बहुत तरस आता है। छोड़ो ना निकी, हमें क्या उससे लेना देना। वैसे तुमने कल उसे लंच पर तो बुलाया है ना? कल बिजी है। तो परसों बुला लो। परसों भी बिजी है। अरे तो अगले हफ्ते, अगले महीने कभी तो फ्री होगा। खाना खाता है तुम्हारा दोस्त या वो भी नहीं? नहीं, वो कह रहा था किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे बिजी है, तो महीनों हमसे मिल नहीं पाएगा। और ये भी कह रहा था कि उसे शायद सब्र का फल मीठा ही मिलेगा। और हाँ, उसकी राय में तुम्हें फिल्म एक्ट्रेस बनना चाहिए। फिल्म एक्ट्रेस? हाँ। और मुझे? हाँ। क्यों भाई, किस वजह से? उसने कहा वेट, होल्ड। अरे निकी, निकी आया। कहाँ जा रहे हो तुम? आया। निकी, हाँ, अब उसके अल्फाजों में बताऊं तो बेहतर रहेगा ना? हाँ हाँ, तुम आराम से बताओ और कोशिश करो कि एग्जैक्टली वही बताओ जो उसने कहा था। उसने कहा कि जिस लेडी के पास इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, इंटेलेक्ट हो, जो सिंपैथेटिक हो, ग्रेसफुल हो, उसका सिर्फ हाउसवाइफ बने रहना इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ ज्यादती है। ऐसा कहा उसने? हाँ, और ऐसी औरत से रोजमर्रा के काम करवाना नाइंसाफी है। बस निकी, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अरे ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी औरत को आकाश की सीमाओं में बांधना नामुमकिन है। बस निकी प्लीज चुप हो जाओ। और आखिर में उसने बोला कि अगर मैं कहीं खुद उलझा ना होता तो तुम्हारी बीवी को तुमसे छीन लेता। ऐसा उसने कहा? हाँ, ये देखो लिखा हुआ है। तो फिर तुमने क्या कहा? क्या कहा तुमने? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैंने कहा छीनने की क्या जरूरत है, ऐसे ही ले लो। आज के बाद तुम उसके बारे में मुझसे कोई बात नहीं करोगे और ना ही मेरा जिक्र उसके सामने करोगे। लेकिन मैं कहाँ करता हूँ डार्लिंग, जिक्र हमेशा वही करता है और वो मुझ पे
इल्जाम लगा रहा था कि मैं तुम्हें समझता नहीं हूं। और जोर से चीख के कहने लगा कि वो औरत हवा का एक खूबसूरत झोंका है जिसे अपनी मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। वो लेडी एक आवाज है जो दीवारों से भी छन जाएगी। और अगर मैं तुर्गनेब होता तो उसे अपनी नायिका बनाकर एक उपन्यास लिखता जिसका नाम रखता एंजल ऑन अर्थ, एन आइडियल वाइफ, अ परफेक्ट वुमन। बहुत अजीब है वो, सचमुच बहुत अजीब है। वो औरत हवा का एक खुशबूदार झोंका है जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से भी छन जाएगी। अगर मैं तुर्गनेब होता तो उसे नायिका बनाकर एक उपन्यास लिख डालता जिसका नाम रखता एंजल ऑन अर्थ, एन आइडियल वाइफ, अ परफेक्ट वुमन। बेचारी औरत मुझसे मिलने के लिए छटपटा रही है क्योंकि उसे लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक मैं ही हूं जो उसे समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है। बोलता उसका पति है लेकिन उसे आवाज मेरी सुनाई देती है। उसके दिल में उतर कर मीठा मीठा रस घोल गया, वो रस जो मीठा होने के साथ साथ जहरीला भी है। मैं बहुत बेरहम हूं, खैर ऐसे कामों में रहने की कोई गुंजाइश नहीं। अब देखें कि मैं कितनी बेरहमी से अपना आखिरी बार करता हूं।
तो जिनके दिल कमजोर हो प्लीज आंखें बंद करें। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। उसका कहा हुआ एक शब्द नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन उसने भी तो यही कहा डार्लिंग कि मैं तुमसे कुछ ना बताऊं, कि उसका दुख सुन के कहीं तुम दुखी ना हो जाओ। क्यों? बहुत ज्यादा दुखी है वो। अरे बहुत ज्यादा। न खाता है न पीता है, उस दीवानों की तरह गुमसुम सा बैठा रहे। लेकिन क्यों? आखिर उससे हुआ क्या है? एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस। वो कह रहा था कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, ना माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार, यहाँ तक कि कोई ऐसा साथी भी नहीं जो उसे समझ सके। लेकिन क्या उसे पता नहीं है कि मैं, तुम, हम उसे कितनी अच्छी तरह समझते हैं? क्या उसे पता नहीं है कि हम उसे कितना पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं? क्या उसे पता नहीं है कि हमारा दिल उससे मिलने के लिए कितना तड़पता है? हम दोनों का ही ना निकी। अरे मैंने बहुत समझाया उसको, बोला चलो हमारे साथ घर, खाना खाओ, मन हल्का हो जाएगा। लेकिन कहने लगा कि मेरा दुख सुनकर तुम दोनों भी दुखी हो जाओगे। अजीब हो गया आजकल, किसी से मिलता जुलता नहीं है। घर पे उदासी और अकेलापन खाने को आता है, इसीलिए रातों में उठ के उसी सुनसान पार्क में घूमता है अकेले। कितने बजे? आठ नौ बजे। हाँ, वो मिस्टर मिसेस बोस्कोव ने हमें कल डिनर पे बुलाया है। मैंने 8 बजे बोल दिया है। नहीं, मुझे सोफिया आंटी से मिलने जाना है। वो बीमार है ना? क्या वो? एंजाइटी, लोनलीनेस, डिप्रेशन, अकेली रहती है ना वो बेचारी। मैं 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाऊंगी, ठीक है ना? नहीं प्लीज, तालियां नहीं, तालियां नहीं। देखा आपने कि एक प्रोफेशनल शिकारी कैसे अपने शिकार को इतना बेबस कर देता है। वो अपने शिकार की छवि, तभी फीलिंग्स का कैसे इस्तेमाल करके उसे अपने जाल में फंसा लेता है। ये फीलिंग्स का जाल, ये शिकंजा इतना स्ट्रॉन्ग और इनविजिबल होता है कि ना तो शिकार को पता चल पाता है और ना ही वो इससे छूट कर कहीं जा पाता है। सारा गेम है पेशेंस का। इसलिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। लेकिन ये पूरा क्रेडिट मुझ अकेले को बिल्कुल नहीं। इसमें मेरे दोस्त, मेरे साथी श्री पतिदेव जी का बराबर का योगदान है। उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि श्रीमती जी सारे बंधन तोड़कर मेरी बाहों में समाने के लिए दौड़ी चली। अच्छा, अब हम लोग क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। तो अब यहां से हम चीजों को थोड़ा सा सिंसियरली और सीरियसली देखना और समझना शुरू करेंगे, ठीक है? तो देखिए, एक्चुअली ये जिंदगी कभी कभी हमें बहुत कुछ सिखा देती है और हम सब यहाँ सीखने ही तो आए। तो देखिए कैसे श्रीमती जी दीवानों की तरह मेरी बाहों में दौड़ने के लिए चली।
मेरी जान, मेरे हसीन ख्वाबों की ताबीर, अभी तक जो एहसास मेरे दिल में मचल रहे थे, आज उन्हें अपने होठों पर लाने का समय आ गया। मैंने तुम्हारे बारे में भी जो भी लफ्ज कहे, वो महज लफ्ज नहीं, बल्कि उनमें तुम्हारे लिए मेरे अंदर छुपे जज्बातों की वो खुशबू है जिन्हें कभी मिटाया नहीं जा सकता। आज अभी जब तुम मेरे सामने खड़ी हो तो लगता है जन्मों जन्म का इंतजार आज खत्म हुआ। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, कभी कुछ नहीं कह पाया, लेकिन ये यकीन था कि तुम एक दिन आओगी जरूर, और तब मैं तुम्हें अपने सीने से लगाकर वो सारी बातें कहूंगा जिन्हें मैंने आज तक नहीं कहा। और मैं कहूंगा कि नहीं, तुम कुछ नहीं कहो, एक शब्द नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कुछ सुन नहीं पाऊंगी जब तक कि तुम मेरे दिल की बात नहीं सुन लेते। पीटर, मैं पिछले कुछ हफ्तों से झटपटा रही हूँ, तड़प रही हूँ। तुमने बहुत छल बल से मेरे पति के जरिए मुझ में वो सारी इच्छाएं, सारी तमन्नाएं जगा दी जो मैं झूठ नहीं कहूंगी मेरे अंदर पिछले 7 सालों से दबी पड़ी थी। पीटर, तुमने मेरे अंदर वो मोहब्बत जगा दी, जो मुझे भी नहीं पता था कि मैं कर सकती हूँ। तुमने मेरे अहम को भरमाया, मैं बह गई। तुमने मेरे मन की अनछुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पर हाथ रखा और मैं हार गई। पीटर, मैं हार गई। इसलिए मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने, तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए। लेकिन एक बात मैं तुमसे और कहना चाहती हूँ। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो तुम्हारी तरह रोमांटिक और पैशनेट नहीं है। पीटर, हमारी जिंदगी में अगर आसमान की ऊंचाई जैसी खुशियां नहीं है तो पाताल की गहराई जैसी निराशा भी नहीं है। हमारी जिंदगी एक सीधी साधारण समतल जिंदगी है। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझ पर पूरी तरह समर्पित है, और ये सब चीजें जानते हुए भी मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। पीटर, मैं जानती हूँ तुम्हारी बाहों में एक बार आ जाने के बाद मेरी शादीशुदा जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और देखो ना, इस पल में इतनी कमजोर हो गई हूँ कि कोई फैसला ही नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए फैसला मैं अब तुम पर छोड़ती हूँ। हाँ, बस एक गुजारिश है, मेरे साथ खिलवाड़ मत करना। हालांकि अगर करोगे भी तो भी मैं इनकार नहीं करूंगी। अगर तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म की हसरत है तो अपनी बाहें फैलाओ, मैं तुम्हारे सीने से लग जाऊंगी। लेकिन अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपना मुंह मोड़ लो और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद हम कभी दोबारा नहीं मिलेंगे। मैं इस छोटी सी मोहब्बत की यादें लिए अपनी सारी जिंदगी काट दूंगी। पीटर, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है।
दूसरों की बीवियों का भूतपूर्व शिकारी पीटर सिम्यूनिच ने उस दिन के बाद से अपनी दिलचस्पी का दायरा केवल अकेली अनमैरिड लड़कियों तक ही सीमित रखा। यहां तक कि उसकी जिंदगी में भी एक बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लड़की है। दोनों ने शादी की और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। आज पीटर एक बहुत सुखी इंसान है, सिवाय इसके कि आज भी जब कभी कभी कोई जवान मुस्तैद उसके पास आता है और कहता है कि आपकी वाइफ एंजेलिकली ब्यूटीफुल और डिवाइनली क्राफ्टेड है सर। Cuando paso por el puente Triana, contigo vida mía. पीटर सिम्यूनिच भूमिका अभिनीत कर रहे थे तुषार वाजपेयी। आइनेरा की भूमिका अभिनीत कर रही थी मिनी दीक्षित। तुषार वाजपेयी का नाट्य रचनाकार निकोलाइच अहमद रजा खान। रूप सज्जा अंशिका क्रिएशन। प्रकाश परिकल्पना संदीप दुबे। संगीत संचालन विकास दुबे। वीडियोग्राफी स्टिल फोटोग्राफी अनवर बेग। निर्माण सहयोग भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली एवं आकांक्षा थिएटर आर्ट्स लखनऊ। संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन तुषार वाजपेयी शुभम। तुषार जी ने इस पूरे नाटक का निर्देशन किया। बहुत अच्छा और बहुत ही रोमांटिक प्रस्तुति थी। उन्हीं के शब्दों से मैं ये सुनना चाहूँगा कि उनका व्यक्तिगत अनुभव क्या है। नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस जैसी कोई बात नहीं, मतलब आप सबका एक्सपीरियंस मेरे से ज़्यादा है। ये सही था। मैं वाकई भी बच्चा हूँ, शादीशुदा हूँ, मैं काँप रहा हूँ। वैसे बैक स्टेज में हमारे बाकी सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। सारे लोग एक बार आ जाओ, सारे आओ, सारे लोग आ
जाओ, श्रद्धा और सब लोग, और मुस्कान, ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत की है और बाकी उनको एक बार जोरदार तालियां। और आप लोग सच में आए और बहुत अच्छा लगा, एक बार अपने लिए भी तालियां की, बहुत अच्छा लगा आपको। नहीं मतलब सीरियसली आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो बाकी आप लोगों को नाटक ठीक लगा हो, बस ये अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दादा। सर आप प्लीज, हाँ अगर सर आप नहीं, आप बैठिए, हम आप बल्कि हाँ अगर आप शेयर करेंगे तो अच्छा लगेगा। भाई इनके बाद आप अपना भी व्यक्तिगत अनुभव बताइएगा जो मैं सुन चुका हूँ। दोस्तों, ये नाटक इत्तेफाक से मैंने भी किया था। आज से लगभग 20 साल पहले, 15 साल पहले रंजीत कपूर ने डायरेक्ट किया था और रंजीत कपूर ने ही चेखव के 5 नाटक किए थे। हमारे साथ राजा भाई भी बैठे हैं, एक नाटक उसमें ये था द सेडक्शन, और एक राजा भाई ने किया था, और 3 नाटक और थे, और मैंने उसमें हस्बैंड की भूमिका की थी। और विजय शुक्ला यहाँ पी के विद्यार्थी थे, विजय शुक्ला, हाँ, उन्होंने जो रोल इस बच्चे ने किया वो किया था इन्होंने। बहुत अच्छा सबने प्रस्तुति की उन्होंने, रजा ने और इन्होंने। और क्योंकि विदेशी नाटक करना बहुत मुश्किल होता है, हिंदुस्तानी नाटक तो आप फिर भी पकड़ लेते हैं, लेकिन जो विदेशी नाटक होते हैं उनको करना बहुत मुश्किल होता है, खास करके उनका एडेप्टेशन या ट्रांसलेशन जो होता है। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है और मैं इनको बधाई देता हूँ। रोल भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है और बस आगे इनको शुभकामनाएं, ऐसे ही काम करते रहें। इनका इसके पहले मैंने एक नाटक कॉमेडी था, आधा वर्ष से देखा था, बहुत अच्छा किया था उन्होंने। सो इज डूइंग वेरी वेल और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपना भी एक्सपीरियंस मैं अंसारी साहब ने ये गुजारिश की कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि सन 1985 में मैं एक नाटक कर रहा था, मजबूरियां। उसमें एक महिला मुझे ज़रूरत थी, अच्छी खूबसूरत सी, तो मैंने उसको कास्ट कर लिया। और उसके बाद शेख रमनलाल अग्रवाल जी ने मुझे ये कहा कि भाई आप कुछ डायरेक्शन की ऐसी कला दिखाइए जिससे इस लड़की से आपकी शादी हो जाए। और वो थी मेरी धर्मपत्नी अचला जी। उसमें ऐसी, जैसा कि शुभम जी ने बताया कि किसी दूसरी औरत को या दूसरी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या किया जाता है, लेकिन उन्होंने एक पक्ष को छोड़ दिया, जो पक्ष मैंने व्यक्तिगत रूप से बड़े रविंद्रालय में मंचित करते वक्त बताया था और करके दिखाया। उसमें जब नसीम मुझे छोड़कर चली जाती है तो मुझे ये दिखाना था कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, तो मैंने अपना हाथ ओरिजिनली काट लिया। और जब ब्लीडिंग स्टार्ट हुई तो ब्लीडिंग देखकर हर आदमी घबरा गया कि अरे बाप रे, ये ओरिजिनल ब्लड गिर रहा है। तो अचला जी के दिल में ये बात तो आई ज़रूर कि ज़रूर कोई ना कोई बात है। और उसके बाद सिलसिला और हम लोग दोनों प्यार के बंधन में हमेशा के लिए बंध गए। कल कंसर्ट थिएटर्स की अंतिम प्रस्तुति होगी।
आपके सामने जयवर्धन की नाट्य रचना छोड़ो कल की बातें। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों का कि आप सभी जनों का, जिनको मैं देवता समान मानता हूँ, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया था, आप लोग फिर कल एक बार आइएगा और बच्चों को आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।